चलिए मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो इंसानियत की सोच, उसकी हिम्मत और उसके सपनों की सीमाओं को पार करने की कहानी है। ये कहानी है दो जुड़वा यात्रियों की, दो स्पेस एक्सप्लोरर्स की, जिन्होंने हमारे सौर मंडल का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और अब अनंत अंधेरे में तारों के बीच हमारा संदेश लेकर घूम रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नासा के दो सबसे आइकॉनिक, सबसे दूर तक जाने वाले और सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्पेसक्राफ्ट्स की, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। इमेजिन कीजिए 1977 को। पर्सनल कंप्यूटर्स का दौर अभी शुरू ही हुआ था और स्पेस एक्सप्लोरेशन अपने गोल्डन एज में था। इसी दौर में नासा के साइंटिस्ट ने एक ऐसे अनोखे मौके को पहचाना जो 176 सालों में सिर्फ एक बार आता है। एक ऐसा प्लैनेटरी अलाइनमेंट जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के चारों आउटर गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी पोजीशन में थे कि एक स्पेसक्राफ्ट इन सभी प्लैनेट के पास से गुजर सकता था, एक के बाद एक ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके। इस मौके को द ग्रैंड टूर का नाम दिया गया। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे खोया नहीं जा सकता था और इस ग्रैंड टूर के लिए दो यात्रियों को चुना गया, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। जब ये लॉन्च हुए थे तब इनका प्राइमरी मिशन सिर्फ 5 साल का था, जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करने के लिए। यहाँ तक कि उन्हें बनाने वाले इंजीनियर्स ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स 21वीं सदी में भी 45 साल से ज्यादा समय बाद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस से डाटा भेजते रहेंगे। लेकिन अब ये महान यात्रा अपने अंतिम चरण में है। उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और नासा के इंजीनियर्स एक भारी दिल के साथ इनकी जिंदगी को कुछ और साल बढ़ाने के लिए इनके इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके बंद कर रहे हैं। तो चलिए आज इस अनोखी यात्रा को शुरू से अनुभव करते हैं। देखते हैं कि वॉयेजर ने क्या क्या खोजा, वो आज कहाँ है और उनका भविष्य क्या है। ये कहानी है इंसानियत के सबसे बड़े एडवेंचर की, द ग्रैंड टूर, एक ब्रह्मांडीय यात्रा। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और उसके ठीक 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा शुरू की। भले ही वॉयेजर 1 बाद में लॉन्च हुआ, उसकी ट्रेजेक्टरी तेज थी, इसीलिए वो जुपिटर पर वॉयेजर 2 से पहले पहुंचा। डेस्टिनेशन नंबर 1, जुपिटर, गैस जाइंट का बादशाह। मार्च 1979 में वॉयेजर 1 जुपिटर के पास पहुंचा और इंसानियत ने इस ग्रह को पहली बार इतनी ज्यादा करीब से देखा। जो तस्वीरें और डाटा वॉयेजर ने भेजे उसने प्लैनेटरी साइंस की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। द ग्रेट रेड स्पॉट, हम सब ने तस्वीरों में जुपिटर का वो बड़ा सा लाल धब्बा देखा है। वॉयेजर ने बताया कि ये कोई धब्बा नहीं बल्कि एक विशाल भयंकर तूफान है, एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म जो सदियों से चल रहा है और इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 3 पृथ्वियां आराम से समा सकती हैं। वॉयेजर ने इस तूफान के कॉम्प्लेक्स क्लाउड पैटर्न्स और इसकी डायनेमिक नेचर को डिटेल में स्टडी किया। रिंग्स ऑफ जुपिटर, सैटर्न के रिंग्स तो हम सब जानते हैं, लेकिन वॉयेजर 1 ने डिस्कवर किया कि जुपिटर के पास भी अपने रिंग्स हैं। ये बहुत ही पतले और फेंट थे, इसीलिए जमीन से दिखाई नहीं देते थे। ये एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी जिसने हमारी रिंग प्लैनेट्स की समझ को बदल दिया। द डांस ऑफ वोल्केनोज ऑन आयो। लेकिन जुपिटर सिस्टम की सबसे हैरान कर देने वाली खोज उसके मून्स में छिपी थी। जब वॉयेजर 1 ने जुपिटर के मून आयो की तस्वीरें ली तो साइंटिस्ट ने कुछ अजीब देखा। एक तस्वीर में आयो के किनारे से एक अम्ब्रेला जैसा बलून निकलता हुआ दिखा। पहले उन्हें लगा कि ये कोई इक्विपमेंट की गलती है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो एक एक्टिव वोल्केनो देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा मून जुपिटर के इतने पास जिसके ऊपर 300 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। ये ज्वालामुखी लावा नहीं बल्कि सल्फर और अन्य पदार्थों को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में फेंक रहे थे। ये सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा पहली जगह थी जहां एक्टिव वोल्केनिज्म देखा गया। इसका कारण था जुपिटर का जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल जो आयो को अंदर से खींच और दबा रहा था, जिससे इतनी ज्यादा हीट पैदा हो रही थी कि वो वोल्केनोज के थ्रू ब्लूम्स बनकर बाहर निकल रही थी। यूरोपा, बर्फ के नीचे समंदर। वॉयेजर ने जुपिटर के एक और मून यूरोपा की भी तस्वीरें भेजी। उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ थी, बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई, लेकिन उस पर अजीब सी लाल भूरी लकीरें और क्रैक्स थे, जैसे एक टूटे हुए अंडे का शेल हो। इन तस्वीरों को देखकर साइंटिस्ट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया कि इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक विशाल नमकीन पानी का समुद्र हो सकता है।
और अगर पानी है तो क्या वहाँ जीवन हो सकता है? वॉयेजर की इस खोज ने यूरोपा को एलियन लाइफ की खोज के लिए सबसे प्रॉमिसिंग जगहों में से एक बना दिया। कुछ महीने बाद जब वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से गुजरा तो उसने इन सभी डिस्कवरीज को कंफर्म किया और नए डाटा के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत किया। सैटर्न, रिंग्स का शहंशाह। जुपिटर के बाद दोनों वॉयेजर्स ने सैटर्न की तरफ अपना रुख किया। वॉयेजर 1 1980 में सैटर्न पहुंचा और वॉयेजर 2 1981 में। सैटर्न अपने शानदार रिंग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन वॉयेजर ने इन रिंग्स की ऐसी डिटेल्स दिखाई जो पहले कभी नहीं देखी गई। रिंग्स का रहस्य। हम जमीन से सैटर्न के रिंग्स को कुछ मोटी पट्टियों जैसा देखते हैं, लेकिन वॉयेजर ने दिखाया कि ये कुछ पट्टियां नहीं बल्कि हजारों लाखों पतले पतले रिंगलेट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो एक दूसरे से इंटरवीन्ड है। इन रिंग्स में अजीब से स्पोक्स यानी तीलियों जैसे स्ट्रक्चर्स और ब्रेडेड रिंग्स भी देखे गए, जिनके बनने का कारण आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। वॉयेजर ने ये भी कंफर्म किया कि ये रिंग्स अरबों खरबों बर्फ के टुकड़ों और धूल के कणों से बनी हैं, जिनका साइज एक छोटे से पार्टिकल से लेकर एक घर जितना बड़ा हो सकता है। टाइटन, एक दूसरी पृथ्वी। सैटर्न की खोज में सबसे इम्पोर्टेंट था उसका सबसे बड़ा मून टाइटन। वॉयेजर 1 को टाइटन के बहुत पास से गुजारा गया। इसने रिवील किया कि टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना एक डेंस एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा डेंस है और मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह। लेकिन ये इतना मोटा और धुंधला था कि वॉयेजर उसकी सतह को देख ही नहीं पाया। इस रहस्यमयी मून ने साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी को इतना बढ़ा दिया कि बाद में कैसिनी-ह्यूगिन्स मिशन को खास तौर पर टाइटन को स्टडी करने के लिए भेजा गया। एनसेलेडस के गीजर्स और मिमास का डेथ स्टार। वॉयेजर ने सैटर्न के अन्य मून्स जैसे एनसेलेडस की बर्फीली सतह और मिमास पर एक विशाल क्रेटर भी देखा, जिसकी वजह से वो स्टार वॉर्स के डेथ स्टार जैसा दिखता है। एनसेलेडस पर की गई ऑब्जर्वेशंस ने बाद में कैसिनी मिशन को वहां पानी के गीजर ढूंढने में मदद की। टाइटन के फ्लाई बाय के बाद वॉयेजर 1 का प्लैनेटरी टूर खत्म हो गया। उसकी ट्रेजेक्ट्री उसे सोलर सिस्टम के प्लेन के ऊपर की तरफ ले गई, इंटरस्टेलर स्पेस की अनंत यात्रा पर। लेकिन वॉयेजर 2 का ग्रैंड टूर अभी जारी था। उसका अगला पड़ाव था एक ऐसा प्लेनेट जहां पहले कभी कोई नहीं गया, यूरेनस, लेटा हुआ ग्रह। सैटर्न से यूरेनस तक का सफर बहुत लंबा और अकेला था। लगभग 4.5 साल बाद जनवरी 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा। ये इंसानियत की इस नीले हरे बर्फ के गोले से पहली मुलाकात थी। यूरेनस एक बहुत ही अजीब ग्रह है। ये अपने एक्सिस पर लगभग 98 डिग्री झुका है, यानी ये सीधा घूमने के बजाय एक लुढ़कती हुई बॉल की तरह घूमता है। अजीब मैग्नेटिक फील्ड। वॉयेजर 2 ने डिस्कवर किया कि यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत अजीब है। ये ग्रह के सेंटर से नहीं निकलता और उसके रोटेशन एक्सिस से 60 डिग्री तक झुका हुआ है। इसी वजह से इसका मैग्नेटोस्फीयर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। न्यू मून्स एंड रिंग्स। यूरेनस के पास पहुंचने से पहले हम सिर्फ उसके 5 मून्स के बारे में जानते थे। वॉयेजर 2 ने 11 नए मून डिस्कवर किए। इसमें से एक था मिरांडा। मिरांडा की सरफेस इतनी अजीब थी जैसे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई हो। वहाँ 20 किलोमीटर गहरे कैनियंस, अजीब से वी शेप स्ट्रक्चर्स और पुराने और नए टेरेन्स के पैचवर्क थे। ऐसा लगता था कि इस मून के साथ अतीत में कोई भयानक टक्कर हुई हो जिसने इसे तोड़ दिया और फिर ग्रेविटी ने इसके टुकड़ों को वापस जोड़ दिया। फीचरलेस ब्यूटी। यूरेनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और फीचरलेस दिखा। जुपिटर और सैटर्न की तरह यहाँ बड़े तूफान या क्लाउड बैंड्स नहीं थे। ये एक शांत नीला हरा रहस्यमय ग्रह है। नेपच्यून, तूफानों का सम्राट। वॉयेजर 2 ने अपना सफर जारी रखा और अगस्त 1989 में लॉन्च के 12 साल बाद वो अपने अंतिम प्लैनेटरी टारगेट नेपच्यून पर पहुंचा। एक तरफ यूरेनस शांत था तो दूसरी तरफ नेपच्यून उसके बिल्कुल विपरीत निकला। ये सोलर सिस्टम का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है, जहां हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। द डार्क स्पॉट। जैसे जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है, वैसे वॉयेजर 2 ने नेपच्यून पर एक ग्रेट डार्क स्पॉट को डिस्कवर किया। ये लगभग हमारी पृथ्वी के साइज का एक विशाल तूफान था। इसने दिखाया कि सूरज से इतनी दूर होने के बावजूद नेपच्यून का इनर पार्ट गर्मी पैदा कर रहा है, जो इसकी डायनेमिक एटमॉस्फेयर को पावर दे रहा है। ट्राइटन, एक अजूबा। नेपच्यून की सबसे बड़ी खोज थी उसका मून ट्राइटन।
वॉयेजर 2 ने ट्राइटन की जो तस्वीरें भेजी वो कमाल की थी। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अब तक विजिट किया गया सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है ट्राइटन, जिसका सरफेस टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है। इस ठंडक के बावजूद ट्राइटन जियोलॉजिकली एक्टिव है। वॉयेजर ने उसकी सतह पर क्रायोवोल्केनोज यानी बर्फ के ज्वालामुखी देखे, जो सॉलिड नाइट्रोजन, मीथेन और डस्ट के मिक्सचर को हवा में 8 किलोमीटर ऊपर तक उछाल रहे थे। ट्राइटन की एक और अजीब बात है उसका ऑर्बिट। वो नेपच्यून के रोटेशन की उल्टी दिशा में घूमता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ट्राइटन नेपच्यून के साथ नहीं बना था, बल्कि ये केपलर बेल्ट से आया एक ऑब्जेक्ट था जिसे नेपच्यून की ग्रेविटी ने पकड़ लिया। नेपच्यून फ्लाई बाय के बाद वॉयेजर 2 के ग्रैंड टूर का भी समापन हुआ। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स के बारे में इतनी जानकारी दी थी जितनी जानकारी हमें पिछली कई सदियों की एस्ट्रोनॉमी से नहीं मिली। लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब एक नई और लंबी यात्रा शुरू होने वाली थी, तारों के बीच का सफर, द इंटरस्टेलर मिशन। सोलर सिस्टम के पार प्लैनेट्स को पीछे छोड़ने के बाद वॉयेजर का नया मिशन था हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को खोजना। हमारा सूरज लगातार चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम भेजता है जिसे सोलर विंड कहते हैं। इस सोलर विंड ने पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक मैग्नेटिक बबल बना रखा है जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। ये हीलियोस्फीयर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें आउटर स्पेस से आने वाले डेंजरस कॉस्मिक रेज से बचाता है। वॉयेजर का मिशन था इस बबल की बाउंड्री को नापना और उसे पार करके इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की जगह में प्रवेश करना। इस बबल की कई लेयर्स हैं। टर्मिनेशन शॉक ये वो पहली बाउंड्री है जहां सोलर विंड की स्पीड अचानक सुपरसोनिक से सबसोनिक हो जाती है, क्योंकि वो इंटरस्टेलर मीडियम के प्रेशर से टकराती है। वॉयेजर 1 ने 2004 में और वॉयेजर 2 ने 2007 में इस बाउंड्री को क्रॉस किया। हीलियोशीथ टर्मिनेशन शॉक के बाद का इलाका। ये टर्मिनेशन शॉक के बाद का इलाका है जहां सोलर विंड स्लो, हॉट और टर्बुलेंट हो जाती है। ये हीलियोस्फीयर की सबसे आउटर लेयर है। हीलियोपॉज ये वो असली सीमा है, वो फाइनल बाउंड्री जहां सूरज का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। 25 अगस्त 2012 ये तारीख इंसानियत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन अर्थ से लगभग 18 बिलियन किलोमीटर दूर वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया। उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने अचानक से सोलर पार्टिकल्स में एक ड्रामेटिक ड्रॉप और कॉस्मिक रेज में एक बड़ा उछाल डिटेक्ट किया। इसने कंफर्म कर दिया कि वॉयेजर 1 अब सूरज के बबल से बाहर तारों के बीच की खुली जगह में था। 6 साल बाद नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने भी इस सीमा को पार कर लिया। क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रेजेक्टरीज पर थे, उन्होंने साइंटिस्ट को बताया कि ये बबल बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेशर की वजह से इसका शेप थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। हमने पहली बार अपने कॉस्मिक घर की दीवारों के पार झांका। द लॉन्ग गुड बाय, एक युग का अंत। आज अक्टूबर 2025 में वॉयेजर 1 हमसे 24 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। उसके सिग्नल को लाइट की स्पीड से हम तक पहुंचने में 22 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। वॉयेजर 2 भी लगभग 20 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये दोनों अभी डाटा भेज रहे हैं। इंटरस्टेलर मीडियम की प्रॉपर्टीज जैसे प्लाज्मा डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक रेज के बारे में अनमोल जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इनकी शक्ति का स्रोत, उनका पावर सोर्स अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सूरज से इतनी दूर रोशनी ना के बराबर आती है। इसीलिए उनमें एक न्यूक्लियर पावर सोर्स लगा है जिसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो आरटीजी में प्लूटोनियम 238 नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। जब ये मटेरियल नेचुरली डीके होता है तो ये गर्मी पैदा करता है। इसी गर्मी को थर्मोकपल नाम के डिवाइस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाता है। जब वॉयेजर लॉन्च हुए थे तब उनके आरटीजी लगभग 470 वॉट पावर पैदा कर रहे थे, जो कुछ लाइट बल्ब जलाने के बराबर है। लेकिन प्लूटोनियम 238 का रेडियो एक्टिव डीके समय के साथ कम होता जाता है। इसका मतलब है कि हर साल आरटीजीज थोड़ी कम पावर पैदा करते हैं। आज 48 साल बाद उनका पावर आउटपुट 40% से भी कम हो चुका है। ये कम होती पावर नासा के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा
कि स्पेसक्राफ्ट के क्रिटिकल सिस्टम जैसे उसका कंप्यूटर, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम और कम से कम एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चालू रहें, और इसके लिए उन्हें एक बहुत ही मुश्किल और भावुक फैसला लेना पड़ रहा है। वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके बंद करना ये एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है। वो नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को पहले बंद कर रहे हैं, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को ठंडे स्पेस में काम करने के लिए इंटरनल हीटर्स की जरूरत होती है। अब पावर बचाने के लिए नासा ने इन हीटर्स को बंद करना शुरू कर दिया है। ये एक रिस्क है। बिना हीटर के इंस्ट्रूमेंट्स इतने ठंडे हो सकते हैं कि वो काम करना बंद कर दें, लेकिन इंजीनियर्स के पास कोई और चारा नहीं है। सरप्राइजिंगली अभी तक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हीटर के बंद होने के बाद भी उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडे टेम्परेचर्स पर काम कर रहे हैं। ये 1970s की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। पिछले कुछ सालों में कई सिस्टम को या तो बंद कर दिया गया है या उनकी पावर शेयरिंग की जा रही है। हर एक वक्त बिजली बचाना जरूरी है। नासा का लक्ष्य है कि इस तरह से पावर मैनेजमेंट करके वो दोनों वॉयेजर्स को कम से कम 2030 तक जिंदा रख सकें। हर एक एक्स्ट्रा दिन, हर एक एक्स्ट्रा डाटा पॉइंट जो वॉयेजर भेजता है वो गोल्ड के बराबर है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहां हमने पहले कभी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं की। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब उनके पास इतनी पावर भी नहीं बचेगी कि वो अपना रेडियो ट्रांसमीटर चालू कर सकें। उस दिन वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, हम उन्हें सुन नहीं पाएंगे और उनकी अनंत यात्रा पर वो अकेले हो जाएंगे। द लेगेसी, एक अनमोल विरासत। तो जब वॉयेजर शांत हो जाएंगे तो उनकी विरासत क्या होगी? उनकी साइंटिफिक विरासत तो अपरंपार है। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के 4 ग्रहों, 48 चंद्रमाओं और उनके रिंग्स और मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में हमारी समझ को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। उन्होंने हमें ज्वालामुखी से भरे मून, बर्फ के नीचे छिपे समुद्रों और सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया से पहली बार मिलवाया। आज के कई स्पेस मिशन जैसे कैसीनी, जूनो और यूरोपा क्लिपर वॉयेजर की नींव पर ही बने हैं, लेकिन उनकी विरासत साइंस से भी बढ़कर है। वॉयेजर इंसानियत की क्यूरियोसिटी, उसके एक्सप्लोर करने के जज्बे का प्रतीक है। वो इस बात का सबूत है कि जब हम मिलकर बड़े सपने देखते हैं तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, और उनकी सबसे बड़ी लेगेसी उनके साथ सफर कर रही है। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर एक गोल्डन रिकॉर्ड लगा हुआ है। ये एक 12 इंच सोने की परत चढ़ी हुई कॉपर डिस्क है। ये एक टाइम कैप्सूल है, हमारी पृथ्वी का तारों के नाम एक संदेश। इसे उस जमाने के महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन और उनकी टीम ने बनाया था। इस रिकॉर्ड में क्या है? इसमें है हमारी दुनिया की आवाजें और कई तस्वीरें। इसमें कुल मिलाकर 115 तस्वीरें हैं, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, इंसानी एनाटॉमी, जानवरों की तस्वीरें और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की झलक हैं। इसमें है पृथ्वी की आवाजें, बारिश की, हवा की, समुद्र की लहरों की, जानवरों की और इंसानी दिल की धड़कन की आवाजें। इसमें है दुनिया भर का संगीत, बाज बिथोवन से लेकर चक बेरी और इंडिया की केसरबाई केरकर का गाया हुआ राग जात कहाँ हो। और साथ ही साथ इसमें मौजूद हैं 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स। जैसे हिंदी में कहा गया है, नमस्ते, हम इस पृथ्वी के वासी आपको शुभकामनाएं भेजते हैं। इस रिकॉर्ड के कवर पर डायग्राम्स बने हैं जो ये बताते हैं कि इस रिकॉर्ड को कैसे प्ले करना है और हमारे सूरज का पता 14 पल्सर्स के रेफरेंस में क्या है। ये इस उम्मीद के साथ भेजा गया है कि शायद अरबों साल बाद किसी अनजान तारे के पास कोई और सभ्यता इसे खोज ले, और जब वो इसे देखेंगे और सुनेंगे तो वो जानेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से नीले ग्रह पर हम रहते हैं। हम सोचते थे, हम महसूस करते थे और हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की थी। वॉयेजर की कहानी अब अपने अंत के करीब है। जल्द ही उनके सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, लेकिन उनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा के लिए मिल्की वे गैलेक्सी में घूमते रहेंगे, हमारी कहानी को अपने साथ लेकर। वो 40,000 साल में अगले तारे के पास से गुजरेंगे। उनका सफर अनंत है। वॉयेजर ने हमें सिर्फ प्लेनेट के बारे में नहीं सिखाया, उन्होंने हमें अपने बारे में सिखाया। उन्होंने हमें हमारे पेल ब्लू डॉट की याद दिलाई, वो फेमस फोटो जो वॉयेजर 1 ने 1990 में 6 बिलियन किलोमीटर दूर से ली थी, जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु जैसी दिख रही थी। एक बिंदु जो इस विशाल कॉस्मिक अंधेरे में अकेला है, और ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस एक ही ग्रह में रहते हैं और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो जब आप अगली बार रात को आसमान में तारों को देखें तो याद करना उस अंधेरे में कहीं हमारे 2 दूत, 2 यात्री वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपनी अनंत यात्रा पर जारी हैं।
वो शांत हो सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। और ये याद रखना जरूरी है कि उन 2 महान यात्रियों की सांसें आज भी सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि जमीन पर बैठे नासा के इंजीनियर्स एक एक इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रेटेजिक तरीके से बंद करके एक एक वॉट बिजली बचाकर इन 2 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट की जिंदगी को बढ़ा रहे हैं। ये इंसानी डेडिकेशन की एक अनोखी मिसाल है ताकि हमारा इस अनजान ब्रह्मांड से रिश्ता कुछ और साल तक बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वॉयेजर की इस महान यात्रा ने आपको इंस्पायर किया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको वॉयेजर मिशन की कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा अद्भुत लगती है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहिए। I'll see you in the next one.